समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सुकन्या जी, राष्ट्रीय उप महासचिव डॉक्टर संतोष रोजी जी, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रसेन पाल साहब, हमारे राष्ट्रीय महासचिव ज्ञान प्रकाश मोदा जी, भोपाल मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और प्रभारी भाई पप्पू कोरी जी, शाक्या जी, बिहार से चल करके आए हमारे प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, मंच पर बैठे हुए प्रोफेसर विजय जी, सभी सम्मानित मंचासीन पदाधिकारीगण, पूरे राष्ट्रीय पदाधिकारी मंच पर बैठे हुए हैं। मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी को मेरी तरफ से स्वागत और अभिवादन। और आज के इस कार्यकर्ता बैठक में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथी, मातृशक्ति नौजवान दोस्त साथियों, काफ़ी लंबे समय के बाद आज हम कार्यकर्ता बैठक गांधी हाल में कर रहे हैं। लगभग 5-6 महीना पहले हम लोगों ने इस हाल में कार्यकर्ता बैठक बुलाई थी, जिसका परमिशन हमें यहाँ के प्रशासन ने नहीं दिया था। तो हम लोगों ने बाहर खड़े होकर के आप लोगों से बातचीत की, चर्चा की थी और उसी के बाद हम लोगों ने यात्रा निकालने का फैसला किया था कि हम लोग उत्तर प्रदेश में यात्रा निकाल करके, चाहे वो भागीदारी का मामला हो, भाईचारा बनाने का मामला हो, संविधान को बचाने का मामला हो, ये सारी बातें हम लोगों के बीच में जा कर के रखें। आप सब लोगों के सहयोग से यात्रा कुछ दिनों में गई, लेकिन अधिक गर्मी होने के कारण बीच में शादी ब्याह भी आ गया। तो लगभग मुझे लगता है 25-30 जिले में यात्रा गई, उसके बाद यात्रा स्थगित करनी पड़ी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा मौसम ठीक हो, काम का बोझ कम हो, तो फिर यात्रा की शुरुआत हम लोग सभी दिनों में करके ही इसे ख़त्म करेंगे। यही मेरा मानना है और यही मुझे लगता है आप सब साथियों की राय है कि जिस उद्देश्य से हम लोगों ने यात्रा निकाला था, उसका कुछ अंश घोषणा हुई। सरकार ने कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन कहाँ होगी कि नहीं होगी, ये बहुत बात की बात है, लेकिन उन्होंने कहा। लेकिन अगर हम इस बात को लेकर के प्रदेश में घूमते रहेंगे, इस बात को कहते रहेंगे किसी न किसी माध्यम से, तो इस देश के जो गरीब और कमजोर और असलियत की बातें हैं, वो अगर हम पहुंचाते रहेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ हमारे लोगों के लिए ये सरकार को करने की मजबूरी है। सरकार अपनी मर्जी से हमें और हमारे बच्चों को कुछ नहीं देना चाहती, ना अच्छी शिक्षा देना चाहती है, ना रोजगार देना चाहती है, ना कारोबार करने देना चाहती है। सरकार की ये मंशा है कि जैसे सदियों साल सदियों पहले उन्होंने हमें और गुलाम और लाचार बना के रखा, उनकी पूरी कोशिश है कि हमें वो गुलाम और लाचार बना के रखें। इन 10-12 सालों में हम लोगों ने अगर समझने का प्रयास किया होता
तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाती हैं। प्राइमरी स्कूल बड़े पैमाने पर बंद किए जाते, लगभग 27,000 स्कूल पहले बंद हो गए और बड़े पैमाने पर स्कूल फिर से प्राइमरी के बंद होने वाले। पहले दूरी 3 किलोमीटर की थी कि 3 किलोमीटर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल होगा, ताकि देश के जो गरीब और कमजोर लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अकलियत हैं, जिनकी हैसियत शहर में रह करके बच्चों को पढ़ाने की नहीं, वो ज़्यादा फीस नहीं दे सकते हैं, उनके बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ जाएं, जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ करके आगे की पढ़ाई को जारी रखें। लेकिन सरकार ने जरा होशियारी को समझिए। सरकार ने पहले कहा कि आप अगर प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ाएंगे तो आपकी फीस बच्चों की सरकार दे, शायद 1000 या 1500 देने का फैसला किया। ऐसा ही है कि नहीं है? सरकार ने 2-3 साल फीस दी, प्राइमरी स्कूलों में बच्चे जाने कम हो गए। फिर सरकार ने कहा जब प्राइमरी स्कूल में बच्चे ही नहीं जाते तो इनको खोले रहने की क्या जरूरत है, इनको बंद कर दी। तो वो बंद कर दिया और आपको फीस देना भी बंद कर दिया। बंद कर दिया कि अभी चालू है? लगभग बंद हो गया और नहीं बंद होगा तो अगले साल तक बंद होगा। इस तरह से आपसे शिक्षा छीनने की कोशिश सरकार ने किया। आज जो लोग स्कूल चलाते हैं, मैं कभी कभी उनसे बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ कि जो शहरों में स्कूल हैं, बड़े शहरों में, वहाँ तो बच्चे आते हैं स्कूलों में, कभी नज़र नहीं आती, उन्हें महसूस नहीं होता। लेकिन जो पब्लिक स्कूल रूरल में है, थोड़ा शहर से हट के हैं, उनमें बड़े पैमाने पर छात्रों की संख्या कम है। जो गरीब और कमजोर लोग, किसान और मजदूर किसी तरह से पब्लिक स्कूलों में भी अपने बच्चों को सीबीएसई में पढ़ा लेते थे, वो अब नहीं पढ़ा पा रहे। हिम्मत कर रहे हैं तो यूपी बोर्ड में अपने बच्चों को पढ़ा लेते, लेकिन बड़े पैमाने पर छात्रों की संख्या कम हुई। और ये सब एक रणनीति के तहत हुआ और इन 10-12 सालों में धीरे धीरे हमारे साथ क्या हो गया, इस बात को हम समझ नहीं पाए। इस बात को हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमारे साथ आखिर सरकार करना क्या चाहती है, शिक्षा क्यों रोकना चाहती है। वैसे तो पहले से ही उनका विचार था कि अगर शासन करना है, राज करना है इस देश के मूल निवासियों पर, तो वो शिक्षित रखो और गरीब रखो। बड़ी मुश्किल से वो 2 टाइम की रोटी खा सके और राजपाट के बारे में कभी सोचने की हिम्मत भी न करें। उन्हें रोटी मिले, यही उनके लिए बहुत। आज 80 करोड़ लोग हैं जो सिर्फ रोटी के बारे में सोचते हैं। सरकार उन्हें अनाज देती है और वो उससे पलते हैं। बाकी बचे 60-70 करोड़ लोग, वो अगर सोच पाएंगे तो सोच पाएंगे, लेकिन उनकी भी स्थिति, खास करके जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको भी गरीब बनाने की साजिश बड़े पैमाने पर हो रही है। ये बातें मैं इसलिए आपसे कुछ कह रहा हूँ कि अभी लोकतंत्र है, अभी हमें वोट डालने का राइट है। बेईमानी होती है, ईमानदारी होती है, लेकिन सामने तो यही आता है कि जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीतता है।
अभी भी संभावनाएं हैं, हम अपना और अपने बच्चों का भविष्य बचा सकते हैं। लेकिन ये सोचने की बात जरूर है कि हम उसके लिए सजग कितने, हमारी तैयारी कितनी, हम कितने लोगों से इस बात की चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं। अगर हमारी तैयारी नहीं रहेगी, हम इन बातों को चर्चा नहीं बनाएंगे, जो हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है, सरकारी नौकरियां खत्म हो गई, सरकारी नौकरियों खत्म करने का, सभी विभागों को प्राइवेट देने का एक ही मकसद था कि सरकारी नौकरियों से रिजर्वेशन खत्म हो जाए और बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग नौकरियों से बाहर हो जाए। जब सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में चली गई, भर्ती करने वाले प्राइवेट कंपनियां हो गई, तो प्राइवेट कंपनियों में कोई रिजर्वेशन है नहीं संविदा पर, और वो भर्ती करते हैं और आपको कितना रखते हैं कितना नहीं रखते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। ना के बराबर सरकारी नौकरियां हैं, और ये क्यों जा रही है, इस पर कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति सोचने और विचारने से फैसला नहीं होता। सब लोग सामूहिक विचार करेंगे तो ही इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। लेकिन जब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं और चर्चा करके भूल जाते हैं और दूसरी छोटी छोटी बातों पे हम उलझ जाते हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जो बुनियादी समस्याएं हैं उन पर ध्यान नहीं देते और बहुत छोटी छोटी बातों को, जिन छोटी बातों का बुनियादी समस्या से कोई ताल्लुकात नहीं। अगर हम गांव में रहते हैं, एक जिले में रहते हैं, एक विधानसभा में रहते हैं, तो हम एक दूसरे को से ऊंचा और नीचा बनने के लिए बड़ा विवाद कि नहीं हमारी चलेगी उसकी नहीं चलेगी, और यही बात आपको बुनियादी समस्या की तरफ ध्यान देने से रोकती। अभी हम किसी लायक हुए नहीं, लेकिन हर जिले में हमारे गुटबाजी, जिला की कमेटी है, ठीक से जिला की कमेटी बनी नहीं है, पूरे पदाधिकारी बुलाओ तो मीटिंग में आते भी नहीं हैं, लेकिन गुटबाजी है। जिला अध्यक्ष के खिलाफ गुटबाजी है, जिला अध्यक्ष ये कोशिश नहीं करते कि हम सबको लेकर के चले। विधानसभा की कमेटी अगर बन गई है तो वहाँ गुटबाजी है, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं, सब अपने आप में ऊंचे हैं, कोई एक दूसरे से कमजोर होने का मन ही नहीं करता। लेकिन जहाँ संघर्ष करना है, जहाँ ऊंचे बनना है, वहाँ भी कुछ बोल पाते हैं। जिनसे हमारा संघर्ष है उनसे भी संघर्ष की तरफ हम ध्यान देते हैं। जिनसे हमारा संघर्ष है उधर तो हमारा कोई ध्यान नहीं है, और जहाँ हमारा संघर्ष नहीं होना चाहिए, जिनके साथ चलना है, वहाँ हमारा संघर्ष है। कैसे हम आगे बढ़ेंगे? आज अगर मैं कहूँ कि हमको विधानसभा का चुनाव लड़ना, उससे पहले पंचायत चुनाव लड़ना, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जैसे कह रहे हैं कि शायद जनता से हो जाए, जिला पंचायत है, ये सारे चुनाव होने हैं। जब हम ही नहीं एक राय हैं, हम ही एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते, तो कैसे आप किसी और को लड़ा के जिता सकते? मैं कभी कभी अपने साथियों को देखता हूँ, हमारे साथी बहुत सारे संगठन बनाते हैं,
पार्टियां बनाते हैं। कुछ साथी हमसे नाराज होकर इधर उधर चले जाते हैं। और बड़ी मज़ेदार बात ये कि वो पार्टी और संगठन बना करके जहाँ उन्हें लड़ना है वहाँ नहीं लड़ते हैं, वो हमसे लड़ते हैं। कहते हैं जन अधिकार पार्टी को खत्म करना। आपका संघर्ष तो उनसे होना चाहिए जो हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी का हक मानते। आप ध्यान करिए, जब हमारे साथ थे तो इतने सक्रिय नहीं थे, और जब जैसे हमसे जाते हैं नाराज होकर तो फिर दिन रात मेहनत करते हैं। महीने 2 महीने 4 महीने में बेचारे थक जाते हैं, लेकिन पहले बहुत तेजी पकड़ते थे। लेकिन जब एक सही दिशा में चलना है तो सही दिशा में काम नहीं होता। और जब तक हम सही दिशा में काम में नहीं लगेंगे तो कैसे हम इतने भारी भरकम जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो सदियों से सत्ता में रहे हैं, सत्ता के इर्द गिर्द रहे हैं, कुछ दिन नहीं भी रहे हैं तो भी उनके लोग कहीं ना कहीं सत्ता में रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं, उनको आज तक कोई पीछे नहीं कर पाया। लेकिन आज के आज़ादी के बाद इन 10 सालों के पहले, 12 सालों के पहले इस तरह की साजिश इन 75 सालों में, पिछले 65 सालों में नहीं हुई थी साजिश, इन 10 सालों में साजिश। इसको अकेले हम सोचें या अकेले कोई और पार्टी सोचे तो इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। आज हम चाहते हैं कि पंचायत चुनाव के बाद जब एमएलए का चुनाव आए तो हमारे लोग भी लड़े, हमारे लोग भी जीत करके जाए। पता नहीं आप चाहते हैं कि नहीं चाहते, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि भाई कुछ लोग जीत करके जाएं। और जब मैं सोचता हूँ कि हम लोग एमएलए का चुनाव लड़े, पंचायत चुनाव के बाद हमें कुछ ऐसे साथी दिखाई पड़े कि जो लड़ सकते हैं चुनाव, जो हमको भी कहने में लगे कि ये हमारा प्रत्याशी मजबूत है, और क्षेत्र का आदमी भी कहे कि ये आदमी मजबूत है, ये लोगों के बीच में जाता है, अपनी बात कहता है, तो हमें भी कहने में आसान है। लेकिन क्या ऐसा किसी जिले में काम हो रहा है? अगर एक जिले में कहीं काम हो रहा हो, शायद मैं न जान पा रहा हूँ, तो आप लोग मुझे बताइए कि नहीं इस जिले में एक आध के लोगों को मैं जानता हूँ, बाकी को आप बताइए कि भाई नहीं इस जिले में बहुत मजबूती से काम हो रहा है और हम कितनी जगहों पर तैयारी कर रहे हैं, कितने जिलों में अच्छा काम हो रहा है? कितने जिलों में लड़ना है हमें चुनाव? बोलिए। क्या खाली अकेले गाजीपुर?